स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, तहसील लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, वोकेशनल जो एजुकेशन है उस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। So far as education is concerned, it is the most important pillar of a society. We know that change is the law of nature, and with the changing circumstances, we have to change ourselves. मुल्क के तरक्की याफ्ता होने के लिए उस मुल्क का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। बिल्कुल पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा मुल्क भी बदल रहा है और हमारी यूटी के साथ साथ हमारा पुलवामा भी बदल रहा है। बच्चों को संभाले हम मिलजुल कर, सिखाए उनको फन मोहब्बत का। बहुत जोशीले लड़के हैं तुम्हारे भी हमारे भी। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में, और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था, लेकिन सवालों का सिलसिला अभी जारी है। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं यहाँ के लोगों से बात। अली वासवाबी अजमाइन, बात चल रही है एजुकेशन की। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है, मुझे लग रहा है कि हर तरफ इस वक्त स्कूलों के जाल बिछे हुए हैं। SSA स्कीम के तहत हर एक गाँवों में बल्कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्कूल खोले गए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किए गए, वहाँ स्कूल बिल्डिंग्स दिए गए, वहाँ पर हर किस्म की सहूलियात आजकल हमारे स्कूलों में मौजूद है। MDM है, मिड डे मील चल रहा है, फ्री यूनिफॉर्म चल रही है, फ्री टेक्स्ट बुक चल रही हैं। लेकिन फिर क्या वजह है कि हमारा जो ये निज़ाम है, जो हमारा ये सेटअप है, कि हमारी जवान जो है, मैं यहाँ बात करूँगी जवानों की, ये क्यों मतलब हर रोज़ शिकायत आ रही है कि बच्चों ने अपने वालिदैन को ललकारा, इनको धक्का मारा। क्या वजह है कि हमारे समाज के बच्चे ये मुख्तलिफ जो समाजी बीमारियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भी जो आज़ाद साहब ने यहाँ पर फरमाया कि ड्रग अब्यूज़, तो ड्रग अब्यूज़ में क्यों ज़्यादा ये एडिक्ट बन रहे हैं? ये कसूर कहाँ है, क्या वजह है? जहाँ तक मेरा मतलब ताल्लुक़ है, मैं अपनी बात रखूँगा। बाकी स्ट्रक्चर की मैंने बात की, मैंने बहसत जड़ियों काम किया है इस ओहदे पर। हर लिहाज से स्कॉलरशिप हर लिहाज से हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलते थे, ST बच्चों को भी, OBC बच्चों को भी, जनरल कैटेगरी बच्चों को भी। एक इंक्लूसिव सिस्टम एजुकेशन था जिसमें जो हमारे डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनके लिए भी तालीम है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, मैंने ये आज तक मुशाहिदा किया, जो हमारे जो तालीमी निसाब है उसमें इक़दार की जो तालीम थी वो ख़त्म की गई। Basically, we are at the crossroads of a history, whole humanity. And the humanity was at the crossroads of the history some 250 years ago also, when industrialization knocked at the doors of humanity. And those nations who at that time embraced this industrialization, like Western Europe, and they dominated the world for the next 200 years. And again, we are facing a transition presently. And that transition is from industrialization to AI. Now those nations who embrace this AI, who join this AI bandwagon, are going to lead humanity for next 200 years or more. So the need is that India should take this seriously, because the only two nations who are leading this race, who are ahead in this race, are US and China. So India should take this seriously and join this bandwagon with full force. Thank you.
मैं ये बात कहूँगा आपसे, यहाँ पे सब ने एजुकेशन की बात की, हर एक ने अपनी अपनी राय दी। जैसे सर ने बताया कि हमने बिल्डिंग्स बनाई, हमने हायर सेकेंडरीज बनाए वहाँ पे, बट हमारे नौजवान तैयार नहीं है एजुकेशन हासिल करने के लिए। हमारे नौजवान फिर भी ड्रग्स में मुलव्वस हो रहे, क्या वजह है? पहले मैं एक बात बोलूँगा, मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमारे ट्यूशन सेंटर्स है वो ड्यूरिंग द स्कूल टाइमिंग ओपन रहता है। मैं चाहता हूँ कि वो जो ड्यूरिंग द स्कूल टाइमिंग है उस टाइम के दौरान हमारे जो ट्यूशन सेंटर्स है वो बंद होने चाहिए। बिकॉज जो हमने स्कूल्स बनाई, बिल्डिंग्स बनाई, वहाँ पे बच्चे नहीं जाते, वो जाते हैं उस टाइम पे ट्यूशन सेंटर्स में। और जहाँ जो हमारे टीचर्स हैं वो बैठते रहते हैं पूरा दिन हमारे स्कूलों में। जो हमने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, हम कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए बनाई, तो हमने क्यों ट्यूशन सेंटर्स को परमिशन दी कि आप स्कूल के टाइमिंग के दौरान ट्यूशन्स को चलाओ? तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये एजुकेशन जो है बुनियादी हक है सबके लिए। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कौन काला है कौन बुरा है, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कौन अमीर है कौन गरीब है, ये सबके लिए बुनियादी हक है। तो हम सबको चाहिए, हमें इसके लिए आवाज़ उठानी है। ट्यूशन सेंटर्स बंद होने चाहिए स्कूल टाइमिंग के दौरान। और सर का क्वेश्चन ये था कि क्यों बच्चे मुलव्वस होते हैं ड्रग्स में? अगर फैसिलिटीज़ है, ये अगर स्कूल हमने बनाई इनकी पढ़ाई के लिए, तो मुलव्वस क्यों हो रहे ड्रग्स में? जो इसका शॉर्ट आंसर है, हमने ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी बच्चे को। जिस बच्चे को 10 रुपये चाहिए 1000 दिया उसके हाथ में, जिस बच्चे को गाड़ी नहीं चाहिए थी हमने गाड़ी दी उसके हाथ में। हमारे बच्चे को हमारे गांव में स्कूल था, हमने श्रीनगर भेज दिया उसको बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स में, और वो ड्रग्स में मुलव्वस होता है, वहाँ पे उसको बुरी सोहबत लग जाती है। तो ये मेरा सवाल। सर्कल ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पुलवामा। जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी हम किसी कंट्री की बात करते हैं कि वहाँ पे अगर आपको देखना हो कि वहाँ की इकोनॉमी का दारोमदार किस चीज़ पे है, वो एग्रीकल्चर पे देखा जाता है। क्यों हमने बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ही स्मार्ट है, बट एट द एंड हम देखते हैं कि उनकी कोई सेविंग नहीं होती है। अगर हम पुलवामा की बात करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर सेक्टर में पुलवामा काफ़ी आगे है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक विलेज का टैग भी पुलवामा को ही मिला है। इसके अलावा जो पूरे वर्ल्ड में जो सैफरान जो नंबर 1 पे माना जाता है, उसकी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी ही होती है। इसे राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। और मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आजकल हमारे नौजवान हैं जो डिप्रेशन में आ गए हैं और जिनके पास अच्छी खासी तालीम है, एजुकेशन है, डिग्रियां हैं, उनको चाहे कि वो हमारे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें। हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स है जिससे वो मतलब अपना रोज़गार खुद कमा सकते हैं। इसलिए हमारे पास हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के तहत प्रोग्राम के तहत बहुत सारी स्कीम्स हैं जहां 50% से लेकर 100% तक आपको स्कीम्स फ्री मिल रही है। तो हमारे पास बहुत सारी गर्ल्स भी आई है पढ़ी लिखी, जिन्होंने अपना जो है सेटअप खड़ा किया है। तो आप में भी अगर कोई ऐसा हो जो बेरोज़गार है, क्योंकि आजकल जॉब मिलना, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, वो हमारे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकता है और रोज़गार हासिल कर सकता है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो मांगते हैं कमंद। नाज़रीन, एजुकेशन सेक्टर के बारे में हमने बात कर ली है, तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगी कि किस तरह से हम कश्मीर में जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको बढ़ावा दे सकते हैं और स्पोर्ट्स कैसे प्रूव कर सकता है यूनिटी और प्रॉस्पेरिटी कश्मीर के लिए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने पिछले 5-6 सालों से बहुत तरक्की की है। जैसे कि आप देखते हैं कि जोन लेवल पर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है, इसके बाद स्टेट लेवल पर भी होता है। हर स्कूल में ये कैलेंडर होता है, जो हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कैलेंडर होता है। पहले से ही इंटर स्कूल में बच्चा खेलता है, इंटर स्कूल से सिलेक्ट होके जोनल लेवल पर होता है, जोन लेवल से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद फिर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, यूटी लेवल होता है और नेशनल लेवल पर फिर जाता है। इससे बहुत फ़ायदा बच्चों को मिला है। ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जो आपने देखा कि ओवैस जो इंटरनेशनल खेल के आया है वर्षों में, शायद हाँ इंटरनेशनल के मुरन से है, वो इसी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का है ओवैस अहमद, वो इंटरनेशनल खेल के आया है। इसके बाद जो भी बच्चा वो ड्रग्स करता है वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकता है। ड्रग्स और स्पोर्ट्स दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। या तो वो ड्रग्स में करेगा, तो जो ड्रग्स करेगा वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता है। इसका बहुत फ़ायदा मिलता है बच्चों को, जिस्मानी तौर भी और दिमागी तौर भी बच्चे फिट रहते हैं जो भी स्पोर्ट्स में आता है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रोबरो टीम का, जिन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी है, हमें कुछ यहाँ पे कुछ एक्सप्रेस करने का मौका दिया है। तो वी आर हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। और जहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा,
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे ज़ीज़त मेहमान बैठे हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। तो मैं शॉर्ट में एक बात बोलूँगा कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा मतलब वो जो करते हैं, दे आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट टूर्नामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ कश्मीर, तो उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा यहाँ कश्मीर में, पर्टिकुलरली कि जो हमारे बच्चे गलत कामों में मुब्तला हुए हैं, ड्रग्स में मुब्तला हुए हैं, तो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा उस पर कि मतलब जो बच्चे थोड़ा मतलब इस चीज़ से मतलब आई मीन दूर होते जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो पीछे कोई सर बोल रहे थे कि स्कूल में जो कि मतलब हम पढ़ाते भी हैं, हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी घर में क्यों मामले होते हैं, ये बच्चों में क्यों वो मॉरलिटी यानी कि वो दिमाग क्यों तैयार नहीं होता है कि उनको जो पेरेंट्स के साथ उनका सलूक रहता है या बड़ों के साथ, या क्यों ऐसे मामलों में वो फिर पढ़ते हैं कि जो एक्सपेक्ट नहीं करती है सोसाइटी। मसला ये है कि एक बात है यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स बैठे हैं, उनके लिए मैं एक बात रखूँगा, क्योंकि मैं भी खुद भी एक टीचर हूँ, कि हम जब पढ़ाते हैं क्लासरूम में तो हमारे लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वी ऑल आर आंसरेबल बिफोर ऑलमाइटी अल्लाह। तो हमें अल्लाह के हुजूर जवाब भी देना है कि सबसे पहले कि हमें 2 मिनट 3 मिनट रखने हैं अपने क्लास में कि जहां हम मॉरल एजुकेशन की बात करें, बच्चों को बताएं कि मतलब किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि मैथमेटिक्स टीचर मैथ पढ़ाने के साथ साथ अगर 2 मिनट दे बच्चों को सिखाए कि किस तरह से वालिदैन की इताअत करनी है, किस तरह से बड़ों का एहतराम करना है, मॉरलिटी जिसको बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में तो ये हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। और थैंक यू वेरी मच। We talk about the sports, there are many importance of the sports. If we see the man as a being a health care worker, if we see there is a physical strength is there is cardiovascular health उसे increase हो सकती है, या mentally अगर हम देखेंगे there बहुत सारे stress हैं वो release हो सकते हैं, and socially भी वो team workship या leadership में काम कर सकता है एक इंसान। फिर अगर हम बात करेंगे there are many stereotypes in Kashmir about the sports कि sports से एक बंदा जो है वो नहीं कमा सकता है, बट देयर आर मनी अपॉर्चुनिटीज़ कि जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो कमा सकता है स्पोर्ट्स से, उसकी जो कैरियर स्टेबिलिटी है वो बढ़ सकती है स्पोर्ट्स से। सो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स क्रिएट करनी चाहिए कि जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसे विदाउट हेजिटेशन और फेयर वो अपना स्पोर्ट्स का पैशन जो है वो अचीव कर सके, उसे जॉब स्टेबिलिटी मिले या पेंशंस गवर्नमेंट को करनी चाहिए, सो दैट स्पोर्ट्स पर्सन है वो विदाउट हेजिटेशन अपना पैशन चूज़ कर सके। मैं सुरैया खलील आपके सामने खड़ी हूँ एज अ 4 times नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन टाइक्वांडो, जीट क्वांडो, टोंगिल मोडो। इसके अलावा आई एम रिप्रेजेंटिंग KCF लॉ कॉलेज, आई एम ए लॉ स्टूडेंट ऑल्सो। टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, मेरा डिसिप्लिन जनरेट हुआ है फ्रॉम स्पोर्ट्स। मेरा डिसिप्लिन बैलेंस हुआ, पढ़ाई शाम को, दिन भर स्पोर्ट्स या 4 बजे के बाद। स्पोर्ट्स हमें खाली डिसिप्लिन के अलावा जो इन्फ्लुएंस होता है जैसे ड्रग एडिक्शन एक्सेट्रा, इससे भी दूर रखता है। मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं ड्रग्स की तरफ जाऊं। मैंने सोचा भी नहीं था ड्रग्स भी होते हैं। ऐसी जनरेट हुई मेरा डिसिप्लिन। इसके अलावा पढ़ाई पे फुल कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। इसके अलावा मेरा प्लेटफॉर्म, मेरी आइडेंटिटी सारी मिली बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। अब मैं पर्टिकुलर नहीं बोलूँगी मार्शल आर्ट ही करो, बट मेरे ओपिनियन से एक लड़की को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए इस जनरेशन में, क्योंकि आज बच्ची लड़की भी सेफ नहीं है। आज एज ए लॉ स्टूडेंट आई नो यहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं, छोटी लड़की का रेप हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात होती है अगर लड़की को सेल्फ डिफेंस हो, मे बी वो खुद को प्रोटेक्ट करे। लोकेशन पता होती है हम लड़कियों को पेपर स्प्रे की, इससे अच्छा है स्पोर्ट्स में जाओ, एक बोल्ड कॉन्फिडेंट लड़की बनो, या लड़के भी बन सकते हो, इट्स कॉमन। यहाँ पर बात हो रही है 2 चीज़ों की, फर्स्ट इज़ एजुकेशन, सेकंड इज़ सपोर्ट्स। फर्स्ट आई विल लाइक टू ग्रिप द एजुकेशन। अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रिसेंट रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि 6% अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज़ द सेकंड नंबर इन आवर कंट्री। अगर हम कहीं पर भी एजुकेशन जाते हैं, कहीं हायर सेकेंडरी में जहाँ पर भी हम हासिल करते हैं एजुकेशन, तो बट उसका पर्पज़ यहाँ पर क्या है?
अगर मैं इसकी जोग्राफी की बात करूँ अपनी वैली की, तो यहाँ पर लोग हाइबरनेट होते हैं 6 मंथ्स के लिए हाइबरनेट होते हैं। डिस्पाइट दैट कि हमारे पास एजुकेशन है, PhD स्कॉलर्स है, MD डॉक्टर्स है, MBBS डॉक्टर्स है, तो उसका पर्पज़ क्या है? रिसेंटली मैं एक डॉक्टर के साथ मिला तो ही सेड कि आई एम टेकिंग द ड्रग्स। आई सेड हिम व्हाई? ही सेड कि मुझे अभी प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, अभी मुझे फाइनेंशियली वो स्टेबिलिटी नहीं मिली है। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी लैब में जाएंगे तो दे विल बी देयर सैलरी देयर भी अराउंड 3-4 की यही होगी। बट इसका पर्पज़ क्या है एजुकेशन का? बेसिक हमें देखना है कि एजुकेशन का पर्पज़ क्या है। अगर कोई एजुकेशन अपनी माँ किसी बेटे को पढ़ाती है तो उसको पैसे लगते हैं। आज कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, लेकिन उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा भी होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे इसी के साथ कि कोई मुझे यहाँ पर कंट्रवीन करेगा कि मॉरल एजुकेशन मिलती है, मॉरल एजुकेशन इज़ अप टू द 8th क्लास, हार्डली 10th क्लास। लेकिन 10th क्लास के बाद एक स्टूडेंट अपनी मर्जी का मालिक होता है, तो वो मॉरल एजुकेशन में लैग कर रहे हैं वहाँ पर भी। लेकिन उस पर्पज़ क्या है उस एजुकेशन का? जब हमें एम्प्लॉयमेंट ना मिले, अगर हम किसी बिजनेस सेक्टर को यहाँ पे रोकना चाहूंगी। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही अगर मिलेगी तो वही एम्प्लॉयमेंट है? क्या आप लोग एज एजुकेटेड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अपने लिए एम्प्लॉयमेंट के जो जराए है वो क्रिएट नहीं कर सकते? जो मैम का सवाल है कि यू आर डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। एक किसी को सूट होता है जो इसके काबिल होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जो इसका टोपोग्राफी है, इसकी जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर लोग, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, 6 मंथ्स के लिए हाइबरनेट होते हैं ड्यू टू द स्नोज। लेकिन यहाँ पर वो हम बिजनेस लेवल उतनी फर्म्स कंपनीज यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं है, ताकि अगर लोग कोई PhD भी होगा, कोई MSc भी होगा, तो ही विल प्रेफर एनीवेयर कि उसका जॉब मिले। लेकिन यहाँ पर सोलली डिपेंड है, जो कि पॉपुलेशन है J&K की यूथ पॉपुलेशन है, वो डिपेंड है सोलली ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद भी यहाँ पर वो मिल ही नहीं रहा, तो व्हाट विल द स्टूडेंट्स डू? रेस्ट थिंग देयर वर टॉकिंग अबाउट द ड्रग एडिक्शन कि सपोर्ट्स एक रीज़न है कि हम इरेडिकेट करें ड्रग एडिक्शन को। रिसेंटली आई हैव विटनेस्ड इन द पुलवामा स्टेडियम, जहाँ पर वो ऑर्गेनाइजर्स है, मैंने अपनी फेसबुक पेजेस पे भी है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के साथ भी बात की है कि सपोर्ट्स कभी भी जरिया नहीं बन सकता है एक ड्रग एडिक्शन को इरेडिकेट करने के लिए। सपोर्ट्स एक रे ऑफ होप है, एक पीसफुल मैसेज आएगी कहीं पर भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन सपोर्ट्स कैन नेवर इरेडिकेट द ड्रग मेनेस। एज आई हैव पर्सनली विटनेस्ड कि सपोर्ट्स स्टेडियम में ही लोग ड्रग कर रहे हैं। अगर वहाँ पर खेल रहे हैं 22 प्लेयर्स फ्रॉम द बोथ साइड्स, बट रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो वहाँ पर लोग थे, अराउंड 20,000 लोग थे वहाँ पर, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? दैट इज़ द रीज़न ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। ये सपोर्ट सिस्टम कभी भी ड्रग एडिक्शन को कभी ख़त्म नहीं कर सकती है। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई और सेटअप्स यहाँ पर बिजनेस फर्म्स कंपनीज एस्टैब्लिश करे, ताकि मेरे जैसे नौजवान को ये टेंशन ना हो पढ़ाई करके बाद भी। अगर हमारी न्यू जनरेशन आने वाली है, अल्फ़ा जनरेशन जिसको हम कहते हैं, वो अल्फ़ा जनरेशन कहाँ पर जाएगी? अब हम जनजी, हम कह रहे हैं हम जनजी है, लेकिन हमें अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है। मैं बीइंग एज अ लास्ट स्टूडेंट आई एम स्ट्रगलिंग। मेरा एक क्वेश्चन ये लिंगर हो रहा है माइंड में कि व्हाट शुड आई प्रेफर फॉर? जो हमारी अल्फ़ा जनरेशन आएगी तो वो कहाँ पर जाएगी? थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum to everyone. Myself Nadeem Ahmad, student of BSc Nursing, currently pursuing my bachelor's degree at Noorani Paramedical Training Institute. जैसा कि मैम ने बोला था अभी क्वेश्चन कि स्पोर्ट्स कैसे परसीव कर सकते हैं एज ए करियर, या गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है स्पोर्ट्स में। तो गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती है स्पोर्ट्स में, जैसा कि हमारा मेन रोल जो प्ले कर सकता है वो हमारी फैमिली कर सकती है या पेरेंट्स कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स या सोसाइटी, अभी कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके हाथ में पेन दिया जाएगा, उससे कभी ये पूछा नहीं जाएगा कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। माई सेल्फ, मुझे एज ए स्टूडेंट BSc नर्सिंग करने का उतना खास शौक नहीं था। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये प्रेशराइज़ किया कि ऐसे करियर चुनो। तो मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों को पहले बोलो आप क्या करना चाहते हो, आपकी चॉइस क्या है, आप किस में अच्छा कर सकते हो, तो वो करो। बाकी थैंक यू वेरी मच। इकदार, वैल्यूज ऑफ लाइफ, दैट मीन्स लव, कोऑपरेशन, ट्रूथफुलनेस। ये जो वैल्यूज थे, ये वैल्यूज हमें चाहिए कि हम बच्चों को पहले ही दर्जे से, जो कि इब्तिदाई साल हैं ज़िंदगी के बच्चों के, उनमें ही वैल्यूज़ तालीम के ज़रिए उनको दें। आजकल जो पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 22, उसमें तो उन्होंने ये क्या है कि 3 years फॉर दिस अर्ली चाइल्डहुड। तो उस चाइल्डहुड में ही, वहाँ से ही हमें शुरू करना है बच्चे को सच क्या है, सच बोलने की आदत डालनी है वहाँ पर, या झूठ क्या है, झूठ से नफरत करनी वहाँ से हमें डालनी है। क्योंकि जो ये स्टेज है, ये ऐसी स्टेज है, इस स्टेज पर छाप पड़ती है बच्चों के दिमाग पर। जो कोई बात कहता है, मैं यहाँ बार एक जोक भी है कि एक दिन एक उस्ताद ने कहा अपने बच्चे से कि ब्लैक मीन्स मुर्गी, ब्लैक मीन्स मुर्गी। जब वो घर चला गया
तो उसके वालिदैन ने उसे कहा, बाप ने कहा शाम को ब्लैक मीन्स काला, तो बच्चे ने कहा नहीं, ब्लैक मीन्स मुर्गी। यानी देखो उस्ताद का कितना असर होता है अपने बच्चे पर उसके। इसलिए हमें इब्तिदाई साल से ही जो बच्चे के तालीम के हैं उनमें हमें इक़्तिदार की तालीम देनी है, और साथ साथ हमें फिर आगे बढ़कर बच्चों को लाइफ के लिए तैयार करना है। आजकल सिर्फ वाइट कॉलर जॉब के लिए तालीम है, लेकिन हम लाइफ के लिए बच्चों को तैयार नहीं करते हैं। वी शुड प्रिपेयर द सिस्टम शुड प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द लाइफ सो दैट ही कैन मेक फेस एनी चैलेंज, सो दैट ही कैन बिकम beneficial not only for his household, not only for his parents, but to his neighbors, to his villagers and to the whole nation also. So far as education is concerned, it is the most important pillar of a society. And thank God, our Pulwama district is performing excellent in this aspect. We are numero uno, means we are number one in education index in whole Jammu and Kashmir. In institutions like this one, Solace and other schools and other institutions are playing a very key role in upholding this number one position in the valley in education system. There has been drastic change in the pattern of education over the last few years, but I think more is to be done to have the level of competition, to face the level of competition at the national and as well as at the international level. More training is to be imparted to the teachers. More priority is to be given to the subjects like science and mathematics. The era coming is of artificial intelligence era, so our students have to be very, very active, very deliberate. They have to excel in all the fields to achieve this feat. We know that change is the law of nature, and with the changing circumstances, we have to change ourselves. This is mandatory for us. And for to bring a change, first of all, we should be dissatisfied with what the system is going on. I'll not say I'm negatively dissatisfied with the system, no. But if you want to bring the change, we have to be dissatisfied to some extent. Then we can bring the positive change. The first thing, that is dissatisfaction. Second thing is that we should have the vision. There is a clear-cut vision about NEP 2020 that is going on, that is applicable at this very time. But there are so many things to be done at that very time, because nowadays the competition, there is a cutthroat competition. There is a razor edge to put on, and it's a very difficult situation that we are put in. So when I'm talking about the district Pulwama, no doubt, where as this comrade was saying, that we are leading the front from all districts. We are leading in the education sector. That's a very good gesture for us as well. But one thing is important, that to have a very good vision. If we don't have the vision for that, we can't bring a positive change. And next one is, that is the first step is important, because every journey starts with the first step. As per the NEP 2020, the teacher must be empowered, because a teacher must go down the level of a student in order to get a very good out of it. And all the stakeholders, whether it is a teacher, whether it's a parent, or whether it is a parent, or whether it is a school or authorities, all that, everybody has to play the role in order to get best out of it. And there are so many bottlenecks that we are facing. There are so many resistances that we are facing. The product of these three, dissatisfaction, vision, and what I should say, the first step, the product must be greater than the resistance, that the bottlenecks that we are facing in the education sector. First of all, we must be thankful to the power of all powers, King of all kings, Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us this very opportunity that we become the part of this very program, that is Rubaro, that is face-to-face conversation. The first question which was raised here, that is regarding education. But one thing we must remember, that if anybody wants really to success, if the nations really want to thrive, then the one factor
which is the backbone of that thrivingness, that is education. On this, I just remember the quote of Nelson Mandela. Education is such a type of power by which we can change, we can shape the future of any nation. Not of only ourselves, but we can even change the whole world. So regarding this, as far as the education sector in Kashmir, we know Kashmir is totally different as far as geography is concerned, topography is concerned. It is different from the rest of the nation. So definitely when it is different, the problems, the challenges, the obstacles, they will be there. Even as per one of the report, we just have seen in Hindu, that the assessment which occurs almost in every year, the result of assessment was very worse. And on that very behalf, the center has framed a committee led by the director of Samagra and SCRT. They are going to think over it why the result which comes from the ground level very poor. Even the efforts, the hardships, the toiling which we are doing over the education sector, why the results come poor? Why the product is very less? So on that very behalf, there are so many factors. मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। बिल्कुल पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा मुल्क भी बदल रहा है और हमारी यूटी के साथ साथ हमारा पुलवामा भी बदल रहा है। एआई की बात करें, बड़े बड़े सितारों पर कमंद डालने की बात करें, तो हमारा पुलवामा पीछे नहीं है और हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी पीछे नहीं है और हमारा मुल्क भी पीछे नहीं है। लेकिन मुझे छोटी सी बात कहनी है यहाँ पे, हमने अपनी कामयाबी और कामरानी के झंडे हर एक फील्ड में गाड़ दिए। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आसमान पर उड़ने की बात हो, हर एक फील्ड में। लेकिन एक छोटी सी बात है, हमारे स्कूलों में बेसिक चीज़ें, ड्रग्स के बारे में बात कहने की ज़रूरत है। नई जो पॉलिसी है, तालीमी पॉलिसी, उसमें इंसानियत की बात होनी चाहिए, एक दूसरे के काम आने की बात होनी चाहिए। जो फिल्थ है, गंदगी है, गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। हाँ, बड़े पैमाने पर तो हम करते हैं बात कि स्वच्छ भारत अभियान हम चला रहे हैं, लेकिन ये तो बच्चे के जहन में हमें पहले से ही डालने की ज़रूरत है। ड्रग के बारे में, सिगरेट के बारे में, बाकी नशा और चीज़ों के बारे में हमें अपने स्कूलों में चाहिए कि हम प्राइमरी क्लास से ही उनके जहनों में ये बात डालें कि ये चीज़ें गलत है। इंसानियत के लिए अच्छी बात ये है। मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, मैं छोटी छोटी बातें करूँगा। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को आला तालीम के साथ साथ बुनियादी तालीम जो है, इंसानियत है, एक दूसरे के काम आना है, बाकी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हमें उनके जहन में डालने की कोशिश है। और मैं इस प्लेटफार्म के ज़रिए अपने अरबाब इक़्तिदार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे ये बात उनके पास ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब हम शुरू से ही अपनी तालीमी पॉलिसी में ये बातें शामिल करेंगे तो ये दुनिया एक फूलों का गुलदस्ता बनेगा। ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनेगी। न यहाँ पे लड़ाई होगा, न यहाँ पे झगड़े होंगे, न यहाँ पे तनाज़े होंगे। बिल्कुल खूबसूरत दुनिया बनेगी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप भी अपने इलाके के मसलों मसाइल को हमारे प्रोग्राम में शमूल करना चाहते हैं तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी रूबरू की टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।